खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से लेकर 1924 के बीच चला है। 1919 से लेकर 1924 के बीच चला है। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अली बंधु थे। अली बंधु के अंतर्गत दो भाई आता था, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, यही दोनों भाई अली बंधु के अंतर्गत आता था। अब देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यूपीएसआई का यह पूछा हुआ प्रश्न है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया। एक खिलाफत दिवस कब मनाया गया और एक खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा कब हुई। देखिए, इस आंदोलन के दौरान, मतलब खिलाफत आंदोलन के दौरान दो बार खिलाफत दिवस मनाया गया है। एक 1919 में मनाया गया है, दूसरा आपको 1920 में मनाया गया है। एक 1919 में मनाया गया है और दूसरा 1920 में मनाया गया है। तो 1919 में 17 अक्टूबर को मनाया गया। तो दो बार खिलाफत दिवस मनाया गया है। पहली बार 17 अक्टूबर 1919 और दूसरी बार 31 अगस्त 1920। 31 अगस्त 1920। 31 अगस्त 1920। अब क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाना है। क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। सामान्य तौर पर जो इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, खिलाफत दिवस मनाए जाने के संदर्भ में जो सामान्य तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादातर केस में 1919 ईस्वी को लेकर ही पूछा जाता है। तो 17 अक्टूबर 1919 ही ज्यादातर केस में आप याद रखने का प्रयास करेंगे। यह बात क्लियर है? तो ये सब खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ डाटा थे जो आपको याद रखना है। अब प्रश्न ये उठता है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? इसी को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। क्यों हुआ खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध को जानना होगा। प्रथम विश्व युद्ध से इसका लिंक है। प्रथम विश्व युद्ध से इसका लिंक है और प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा सा अगर आप जान लेते हैं तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। इस विश्व युद्ध में पूरा का पूरा विश्व दो वर्ग में बटा हुआ था। एक आपको मित्र राष्ट्र था, दूसरा आपको धुरी राष्ट्र था। दूसरा आपको धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, अमेरिका था, रसिया था, इत्यादि इत्यादि। धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, तुर्की था, इत्यादि 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 इत्यादि। क्लियर है? तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध को ब्रिटेन और तुर्की के संदर्भ में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहां मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और धुरी राष्ट्र में और भी कई सारे राष्ट्र थे, जिसमें तुर्की भी एक शामिल था। तुर्की, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध को देखें तो इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन और तुर्की एक दूसरे का धूढ़ विरोधी था। और तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व के मुसलमान अपना नेता मानता था। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा था। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। जहां प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान ब्रिटेन के विरोध में खड़ा था, वहीं प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप भारत की स्थिति को जानेंगे, समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा था। किसके साथ खड़ा था? ब्रिटेन के साथ खड़ा था। और जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ ही खड़ा था। जो भारत के मुसलमान थे, भारत के मुस्लिम भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ ही खड़ा था।
और भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने से पहले ब्रिटेन की सरकार को कहा कि हम आपको साथ देंगे, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम मुसलमानों के धार्मिक मामला में ब्रिटेन सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। आप समझिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं। तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व के मुसलमान अपना नेता मानता था। आप सभी जानते होंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। जब तक हजरत मोहम्मद साहब जीवित रहे तब तक मुस्लिमों के सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान नेता पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ही हुए। उनके निधन के बाद मुस्लिमों के जो नेतृत्व करता हुए उनको ही खलीफा कहा गया। तो जो तुर्की का खलीफा था वो पूरे विश्व के मुसलमानों का नेतृत्व करता था और तुर्की के खलीफा को भारत का मुसलमान भी अपना नेता मानता था। तुर्की के खलीफा को भारत के मुस्लिम भी अपना नेता मानता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जहां भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के साथ खड़ा था, वहीं तुर्की के खलीफा और पूरा का पूरा तुर्की ब्रिटेन के विरोध में खड़ा था। भारतीय मुसलमान क्यों साथ दे रहा था? भारतीय मुसलमान इस वजह से साथ दे रहा था ब्रिटेन का, क्योंकि भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा था और जो भारत के मुस्लिम नेता थे उन्हें लगा कि अगर इसमें हम ब्रिटेन का साथ देंगे तो भारतीय मुसलमानों को कुछ छूट दी जाएगी, कुछ सुविधा दिया जाएगा, कुछ अधिकार दिया जाएगा। और भारतीय मुसलमान ब्रिटेन की सरकार को यह कहा कि आप हमारे धार्मिक मामला में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, तब हम साथ देंगे। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि हम आपके धार्मिक मामला में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सभी कारण थे जिस वजह से भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के जब आप परिणाम को देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम है वह यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई है, तुर्की की हार हुई है, अर्थात मित्र राष्ट्र की जीत हुई है और धुरी राष्ट्र की हार हुई है। अब देखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत मूल तौर पर 5 देश था, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्र ने इन सभी देशों के साथ संधि किया, जिसमें ब्रिटेन ने तुर्की के साथ संधि किया, जिसे हम लोग सेबर्स का संधि कहते हैं। सेबर्स की संधि, जो सेबर्स की संधि है, देखिए सामान्य तौर पर आप याद रखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई के संधि के तहत हुई है। क्या प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति है तो सिर्फ एक संधि हुआ था? नहीं ना हुआ था, एक संधि नहीं हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी लोग पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा, सिर्फ एक संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए 5 संधि हुआ था। उसमें आपको एक वर्साई की संधि भी है और उसी में एक आपको सेवर्स की संधि भी है। वर्साई की संधि ही नहीं, सेवर्स की संधि के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं सेवर्स की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है। यह जो सेवर्स की संधि ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ, इस सेवर्स की संधि के तहत ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया। इस चीज को आप समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। इस सेवर्स की संधि के तहत ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, तुर्की का विभाजन किया तथा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने की भी बात की। अर्थात जो तुर्की के खलीफा, जो कि संपूर्ण विश्व जगत के मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था, उन्हें अपमानित किया गया। सेवर्स की संधि के तहत तुर्की के खलीफा को अपमानित किया गया
और सेबर्स की संधि के तहत जो तुर्की के खलीफा को अपमानित किया गया, तुर्की के खलीफा ही भारतीय मुसलमानों के भी नेता थे। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन पर ब्रिटिश सरकार खरा नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मुसलमानों के साथ धोखा किया। और इस धोखा के कारण ही भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन किया है, उसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, भारतीय मुसलमान ब्रिटेन का साथ प्रथम विश्व युद्ध में इस कारण से दे रहा था, इस आश्वासन पर दे रहा था कि ब्रिटेन की सरकार भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सेबर्स की संधि के तहत तुर्की के खलीफा को जो अपमानित किया गया, यह इस्लाम धर्म को लेकर किया गया ब्रिटेन के द्वारा एक बुरा कदम था। भारतीय तथा विश्व के मुसलमानों को लगा कि ब्रिटेन की सरकार विश्व जगत के मुसलमानों के साथ सही नहीं कर रहा है। इसी को लेकर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन किया है, इसी आंदोलन को हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये बात कुछ समझ में आया? कुछ जचा कि ऊपर ऊपर से गया? नहीं ना गया। चलिए, और यह जो सेबर्स की संधि है 10 अगस्त 1919 को हुआ था। 10 अगस्त 1919 को हुआ था सेबर्स की संधि। सेबर्स की संधि के बाद ही 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के मुसलमानों ने खिलाफत दिवस के रूप में मनाया और यह कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, अब गौर कीजिएगा, जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई तो महात्मा गांधी को लगा, 1919 के ईस्वी को और भी आप कई कारणों से याद रख सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी को यह लगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर हिंदू वर्ग के लोग, सिख वर्ग के लोग ब्रिटिशों से नाराज हैं। फिर तुर्की के खलीफा को अपमानित किया गया, इसको लेकर के मुस्लिम वर्ग के लोग ब्रिटेन के खिलाफ हैं, ब्रिटेन की सरकार से नाराज हैं। तो गांधी जी को लगा कि अभी हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ा अवसर है। और गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को कहा कि आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। मतलब गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था या तटस्थ रखा था या विरोध किया था, तो आप स्पष्ट पूर्वक कहेंगे कि समर्थन किया था, समर्थन किया था। और गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, इसके पश्चात भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत, खिलाफत आंदोलन के बैनर तले 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त अधिवेशन दिल्ली में बुलाया खिलाफत कमिटी ने। और एक बात ध्यान में रखिएगा, खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए खिलाफत कमिटी का गठन किया गया था। और खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए जो खिलाफत कमिटी का गठन किया गया था, वह मोहम्मद अली, फिर शौकत अली, हसरत मोहानी, हसन इमाम, इन सभी के नेतृत्व में खिलाफत कमिटी का गठन किया गया था। और खिलाफत कमिटी के बैनर तले ही हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त अधिवेशन दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को बुलाया गया। और यहां जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस या संयुक्त अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी ने खुले मंच से, खुले तौर पर खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया।
और खिलाफत आंदोलन चलने लगे। खिलाफत आंदोलन जब आपको चल रहे थे, उसका कोई भी निश्चित परिणाम सामने नहीं आ रहा था, और जब कोई भी निश्चित परिणाम सामने नहीं आ रहा था तो गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को कहा कि आप भारत के वायसराय से मिलिए। गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को कहा कि आप भारत के वायसराय से मिलिए, हो सकता है कुछ मामला स्पष्ट हो। गांधी के कहने पर डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 1920 ईस्वी में भारतीय वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड पहुंचा। लेकिन इस शिष्टमंडल को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद यह शिष्टमंडल वापस भारत आ गया। वापस भारत आने के बाद गांधी जी इस समय तक असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। तो भारतीय मुसलमानों ने यह सोचा कि जब गांधी ने हमें खिलाफत आंदोलन में समर्थन किया तो हम भी गांधी को असहयोग आंदोलन में समर्थन करते हैं। और इसके बाद खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर चलने लगा। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर चलने लगा। अंततः 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन खिलाफत आंदोलन इसके बावजूद चलते रहे। और खिलाफत आंदोलन का अंत अंततः 1924 में हुआ। और 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का अंत तब हुआ जब आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा, जिसे इतिहास में अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा ने जब आधुनिक तुर्की में गणतंत्र की स्थापना की और 1924 ईस्वी में यह घोषणा किया कि खलीफा का पद समाप्त किया जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा के इसी घोषणा के पश्चात खिलाफत आंदोलन 1924 ईस्वी में समाप्त हो गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। लास्ट में हम क्या बोले, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर चलने लगा। लेकिन 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बावजूद भी खिलाफत आंदोलन 1924 ईस्वी तक चलता रहा। 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हुआ जब आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली और वे खुद तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति बने। और साथ ही साथ उन्होंने 1924 ईस्वी में तुर्की में एक नया संविधान लागू किया और तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया। और जैसे ही मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया, वैसे ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस खिलाफत और असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका निकाला था। अल हिलाल। खासतौर पर आप खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में इस बात को याद रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए, खिलाफत आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका निकाला था। लिखिएगा, बात क्लियर है? चलिए एक बार बता दीजिए, तब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भाई लोग बताइए, खिलाफत आंदोलन कब से कब चला? 1919 से 1900। अच्छा, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता मोहम्मद अली और खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1900। अच्छा, सेवर्स की संधि कब हुई?
10 अगस्त 1900 सेवर्स की संधि कब हुई है? किसके किसके बीच? ब्रिटेन और, अच्छा किस संधि के तहत, किस संधि के तहत तुर्की के खलीफा को अपमानित किया गया? किस संधि के तहत? सेवर्स की संधि। और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों का जो एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। और किसके कहने पर खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों का एक शिष्टमंडल भारतीय वायसराय से मिलने के लिए, किसके कहने पर, किसके नेतृत्व में गया? किसके नेतृत्व में? M.A. अंसारी। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा? आधुनिक तुर्की का निर्माता, तुर्की का पिता, तुर्की का पिता अतातुर्क। अच्छा, तुर्की में, आधुनिक तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई है? 1924। 1900 खलीफा का पद समाप्त कब हुआ है? 1924। खलीफा का पद समाप्त कब हुआ? खलीफा के पद को समाप्त किसने किया? मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल, बात क्लियर है इतना? चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, अब अगला है आपको असहयोग आंदोलन। तो अब हम लोग बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। बाद बाकी चीज नोट में था। असहयोग आंदोलन, अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन 1920 से 1922, 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन। गौर कीजिएगा, असहयोग आंदोलन। अगर हम असहयोग आंदोलन को देखें तो जो असहयोग आंदोलन है यह 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। और इस आंदोलन को शुरू करने में महात्मा गांधी का अगर किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया था तो वह आपको बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक। अगर हम असहयोग आंदोलन के प्रथम असहयोग आंदोलन को शुरू करने में गांधी का अगर योगदान हम 100% मानते हैं तो गांधी जी को 100% करने में अगर किसी नेता का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वह बाल गंगाधर तिलक। अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर कांग्रेस दो धारा में बट गया था। कुछ कांग्रेसी यह चाहते थे असहयोग आंदोलन हो, कुछ कांग्रेसी यह चाहते थे असहयोग आंदोलन नहीं हो। खासतौर पर यहां पर हम लाल बाल पाल के संदर्भ में समझेंगे। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में जो लाल और बाल थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, तो वही जो पाल थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। इस फैक्ट को आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे क्योंकि लाल बाल पाल में से दो को समर्थन कर रहा है, एगो विरोध कर रहा है। और विरोध आपको कर रहा है कौन? तो विरोध कर रहा है आपको बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, पहली बात ये। दूसरी चीज, जो असहयोग आंदोलन था इसको शुरू करने में बाल गंगाधर तिलक का योगदान रहा, लेकिन जिस तिथि को यह आंदोलन शुरू हुआ, यह आंदोलन शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन के शुरू होने के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक का देहांत होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस सदमा से उबरा और कांग्रेस इस आंदोलन को जारी रखा। बाल गंगाधर तिलक के निधन होने के बाद उनका अंतिम क्रियाकलाप किया गया और उनके दाह संस्कार में, यानी बाल गंगाधर तिलक के दाह संस्कार में गांधी जी ने भी बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिया था। और गांधी के साथ एक मुस्लिम नेता थे शौकत अली। शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिया था। बाल गंगाधर तिलक का जो अंतिम दाह संस्कार किया जा रहा था उसमें गांधी के साथ शौकत अली ने भी बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिया था।
अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है, निश्चित तौर पे आप इन बातों को याद रखेंगे। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो शुरुआत होने के बाद कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में बुलाया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में बुलाया गया। और कोलकाता में सितंबर 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। और जानबूझ करके गांधी जी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया था। गांधी जी जानबूझ करके लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि आंदोलन शुरू करने में तिलक का योगदान, तिलक और लाला लाजपत राय दोनों एक विचारधारा का था। तो गांधी को लगा कि अगर हम इनको अध्यक्ष बनाएंगे तो ये जब अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को पारित कर सकेंगी। इस चीज को लेकर ही लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के दौरान अध्यक्षीय भाषण इन्होंने दिया। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित करने हेतु असहयोग प्रस्ताव रखा। असहयोग प्रस्ताव रखा। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन चलाए जाने को लेकर असहयोग प्रस्ताव रखा। और कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से पास कर देता तो यह माना जाता कि पूरा का पूरा कांग्रेस असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ खड़ा है। गांधी जी के साथ खड़ा है। जब गांधी ने असहयोग प्रस्ताव रखा तो गांधी ने असहयोग प्रस्ताव रखते हुए एक बात कही, और गांधी ने यह बात कही कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज शैतान है, इनके साथ सहायता संभव नहीं है। गांधी असहयोग का प्रस्ताव रखते हुए यह कहे कि अंग्रेज शैतान है, अंग्रेजों के साथ सहयोग संभव नहीं है, अंग्रेजों के साथ सहयोग संभव नहीं है। इसी वजह से हम अंग्रेजों को सहयोग ना करेंगे, अंग्रेजों को सहयोग ना करेंगे, अंग्रेजों के वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं का समर्थन हम नहीं करेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं को हम उपयोग में नहीं लाएंगे। जब ये तमाम प्रकार की बातें गांधी के द्वारा की गई तो गांधी के इस असहयोग प्रस्ताव का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, एस.ए. खापरे, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने विरोध किया। और गांधी का विरोध करते हुए श्री एनी बेसेंट ने एक बात कही जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। श्री एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह कही कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सबसे बड़ा धक्का है। यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सबसे बड़ा धक्का है। और गांधी जी जो आंदोलन चलाने जा रहे हैं यह सभ्य मानवों के खिलाफ एक असभ्य संघर्ष है। यह सभ्य मानवों के खिलाफ एक असभ्य संघर्ष है। यह कहते हुए एनी बेसेंट असहयोग के प्रस्ताव का विरोध की और कांग्रेस छोड़ दी। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित नहीं हो पाया, सर्वसहमति से पारित नहीं हो पाया। और इस प्रस्ताव का विरोध मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे भी नेता कर रहे थे। ध्यान में रखिएगा आप इस चीज को। इस असहयोग प्रस्ताव का विरोध मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एस.ए. खापरे, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। लेकिन इसके बावजूद यह प्रस्ताव बहुमत से, सर्वसहमति से नहीं, बहुमत से, बहुमत अलग होता है, सर्वसहमति अलग होता है। सर्वसहमति मतलब सब के अनुसार, अब बहुमत से मतलब आधा से ज्यादा समर्थन में है और आधा से थोड़ा सा कम जो है विपक्ष में है। तो
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सर्वसहमति से नहीं बल्कि बहुमत से पारित हुआ। मतलब कुछ लोग विरोध में है, लेकिन गांधी जी यह चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के सर्वसहमति से चले, कांग्रेस के सर्वसहमति से चले। तो जब यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, पारित तो हो ही गया, तो अब कांग्रेस के वैसे लोग जो विरोध कर रहे थे इसका, कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जो असहयोग प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने त्यागपत्र नहीं दिए, जैसे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र नहीं दिया। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, इन लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इसके बावजूद असहयोग आंदोलन चलता रहा। तत्पश्चात दिसंबर 1920 ईस्वी में, दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर हुआ। नागपुर में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी कर रहे थे और इस अधिवेशन के दौरान फिर से असहयोग का प्रस्ताव रखा गया और इस बार इस असहयोग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने सर्वसहमति से स्वीकार किया। और जब कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया तो गांधी जी गदगद हो गए, गांधी जी का मन गदगद हो गया, यानी दिल बाग बाग हो गया, यानी गांधी जी खुश हो गए। और गांधी जी खुशी के मारे इस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान यह कहे कि अगर कांग्रेस अब 1 वर्ष तक हमारे नीतियों पर चलती है तो 1 वर्ष के भीतर हम भारत को आजादी दिला देंगे, 1 वर्ष के भीतर हम भारत को आजादी दिला देंगे। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही यह घोषणा किया कि 1 वर्ष के भीतर हम भारत को आजादी दिला देंगे। हमको सब रूप में पढ़ाने आता है, चाहेंगे तो 2 मिनट में इतिहास खत्म। चलिए, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त 1900। और असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन ही भारत के किस नेता का निधन हो गया? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, तिलक के अर्थी को गांधी के साथ किस मुस्लिम नेता, किसने किसने शौकत अली ने। इतना बात क्लियर है। अच्छा, असहयोग आंदोलन को लाल बाल पाल में से किसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया? बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र। अच्छा, किस आंदोलन के दौरान गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य? किस आंदोलन? असहयोग आंदोलन। चलिए, इसके बाद आगे आप हमको बताइएगा कि किस आंदोलन के दौरान गांधी ने यह कहा कि अंग्रेज शैतान है, उनके साथ सहयोग संभव नहीं है। असहयोग आंदोलन और असहयोग का जो प्रस्ताव गांधी ने पारित किया, इसका विरोध करते हुए किसने यह कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सबसे बड़ा धक्का है? किसने? एनी बेसेंट ने। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब आइएगा, अब चीजों को समझिएगा। और एक बात यहां पर हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपसे आपके परीक्षा में यह पूछे कि असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया, गौर कीजिएगा, सुनिएगा, अरे सुनिए न हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दे, सर्वसहमति से या बहुमत से, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दे सर्वसम्मति से या बहुमत से, तो इस आधार पे आपको 1920 का नागपुर अधिवेशन मारना है। लेकिन अगर बहुमत से दे तब कलकत्ता 1920, अगर सर्वसहमति से दे तो नागपुर 1920, अगर कुछ भी नहीं दे तो नागपुर 1920, नागपुर 1920। ये बात बोले हैं, कुछ समझे हैं?
तो नोट में दोनों बात लिखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है और बार बार आकर के हमसे पूछता है कि हम इसको माने कि हम उसको माने। तो दोनों अलग अलग बात है, समझे, दोनों अलग अलग बात है। दोनों लाइन को पढ़िए तो दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है? कहां पे है, कुछ पता चल रहा है? नोट उठ है सामने में, देखिए दोनों लाइन को पढ़ के देखिए तो ठीक है कि वो गड़बड़ है, दोनों अलग अलग है कि दोनों एक ही है, दोनों समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी 1 मिनट में पढ़िए। चलिए, दोनों ठीक है ना? हो आगे बढ़े ना? अब आगे सुनिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए, आपको गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की। और गांधी का तूती बोलता था उस टाइम में भारतवर्ष में। गांधी जो बोल देते थे उसको लोग मानता था। जैसे हमारे मोदी जी 2014 में जो बोल देते थे हम लोग मानते थे, वैसे ही गांधी जी जो बोल देते थे, गांधी की बातों को लोग माना करता था। जब गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की तो गांधी के कहने पर भारत की जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। और भारत की जनता ने इतना अधिक बहिष्कार किया कि ब्रिटेन की सरकार का व्यापार, ब्रिटेन का व्यापार भारत के साथ सीधा आधा हो गया। सीधा आधा। अगर पहले 100 रुपया का व्यापार होता था तो 50 रुपया का व्यापार होने लगा। कितना महत्व था गांधी का, आप समझिए। तो गांधी ने यह कहा कि विदेशी जो शराब है, विदेशी शराब आप मत पीजिए, विदेशी वस्त्र आप मत पहनिए। और गांधी के कहने पर लोगों ने विदेशी वस्त्र को पहनना बंद कर दिया और विदेशी वस्त्रों को एकजुट करके उसमें आग लगा दिया जाता था। और गांधी के कहने पर जो विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया जा रहा था, मतलब जो आग लगाया जा रहा था, इसका विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध करते हुए इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। इसके बाद शराब भारतीय लोग नहीं पीने लगे और शराब के शुरुआती दौर से ही सरकार को काफी मुनाफा प्राप्त होता था। और जब शराब भारत की जनता नहीं पीने लगे तो ब्रिटेन की सरकार विज्ञापन निकालता था कि शराब पीना लाभदायक है। जैसे आज के डेट में निकलता है ना कि ये हानिकारक है, ये लाभदायक है। तो शराब पीना लाभदायक है। शराब पी करके लोगों ने विश्व का विजय किया है। जैसे सिकंदर, शराब पीकर नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर कब्जा किया है। शराब पीकर शेक्सपियर इतना बड़ा विद्वान बना है। इस प्रकार का विज्ञापन ब्रिटिश सरकार के द्वारा निकाला जाता था। इसके बाद जब गांधी ने विदेशी वस्त्र, विदेशी शराब के बहिष्कार की बात की तो गांधी ने यहां पर विदेशी शिक्षा के भी बहिष्कार की बात की। विदेशी यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन जो सरकारी नौकर थे उनको भी कहा कि आप सरकारी नौकरी छोड़िए, आप सरकारी नौकरी छोड़िए। और गांधी के कहने पर जो ब्रिटेन की सरकार के अधीन भारत के सरकारी नौकरशाह वर्ग के लोग थे, उन्होंने गांधी के कहने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और गांधी के कहने पर सैकड़ों की संख्या में छात्र ब्रिटिश सरकार के विद्यालय में जो पढ़ रहे थे वहां से अपना नाम कटवा लिया। और गांधी के कहने पर कोर्ट में जो मोटी रकम कमाने वाले भारतीय वकील थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए,
सीआर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, सैफुद्दीन किजलू हो गए, इन लोगों ने वकालत करना छोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण जैसे युवा नेताओं ने पटना कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया, सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया। आईएएस था उस टाइम का, टॉप रैंकर था, चौथा रैंक मिला था आईएएस की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस को। तो गांधी के कहने पर तमाम प्रकार से ब्रिटिशों का बहिष्कार किया गया, ब्रिटिशों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी के ऊपर, स्वदेशी अपनाने के ऊपर बल दिया गया, स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर बल दिया गया, स्वदेशी विद्यालय के ऊपर बल दिया गया। और जब भारतीय युवा ब्रिटिशों के स्कूल से अपना नाम कटवा रहे थे, उसी दौरान लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस तथा कई अन्य विद्वान नेताओं के नेतृत्व में भारत के भीतर कई सारे देशी विद्यालय स्थापित हुए, जैसे काशी विद्यापीठ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया, फिर गुजरात विद्यापीठ हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। इन सभी का गठन असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुए, असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो असहयोग आंदोलन काफी प्रखर रूप में चला था, काफी शक्तिशाली ढंग से चला था और असहयोग आंदोलन के कई सारे सकारात्मक पक्ष है। इसके सकारात्मक पक्ष को भारतीयों के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त गठजोड़ देखने को मिला था, हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त गठजोड़ देखने को मिला था। और इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार भारतीय जनता के अंदर से ब्रिटिशों का भय समाप्त हुआ। इससे पहले जो भारत की जनता होती थी वो आंदोलन में भाग नहीं लेता था। भारत की जनता को लगता था कि नेता सब है, ये सब तो आंदोलन करके चल जाएगा, बाद में हम पिसाएंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान भारत की जनता के मन से ब्रिटिशों का डर सदा के लिए समाप्त हो गया। और अगला, इस आंदोलन के सकारात्मक पक्ष को अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पहली बार कांग्रेस अपने आप को संवैधानिक बेड़ा से आगे निकाला। संवैधानिक बेड़ा से यानी कांग्रेस संवैधानिक दायरा में ही आंदोलन किया करता था, लेकिन पहली बार कांग्रेस अपने आप को संवैधानिक दायरा से बाहर किया और जन संघर्ष के रास्ता को अपनाया। और जब गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिए थे, धोती कुर्ता। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, गांधी के वस्त्र को लेकर के जब आप पता करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कोट और पैंट पहनते थे, कोट और पैंट पहनते थे। लेकिन जब गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव में आए तो कोट पैंट का परित्याग करके गांधी जी धोती कुर्ता पहनने लगे। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने धोती कुर्ता पहनना भी छोड़ दिया और लंगोट पहनना प्रारंभ कर दिए। गांधी लंगोट के माध्यम से भारत की जनता को यह दिखाना चाहता था कि वस्त्र का कोई खास महत्व नहीं है, वस्त्र का मतलब सिर्फ अंग को ढकना होता है, अंग को ढकना होता है, इससे ज्यादा वस्त्र का कोई महत्व नहीं है, इससे ज्यादा वस्त्र का कोई महत्व नहीं है। लंगोट पहन करके गांधी जी यह दिखाना चाहते थे और गांधी ने यह दिखाया, लोगों ने इस बात को माना भी। असहयोग आंदोलन ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी के नेतृत्व में चला, लेकिन लोकल स्तर पर इस आंदोलन को अलग अलग नेताओं ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। जैसे कि इस आंदोलन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में जमनालाल बजाज ने, पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री ने, बिहार के क्षेत्र में मजहरुल हक और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के कारण यह आंदोलन काफी सशक्त रूप में यह आंदोलन चला
और इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव को पहली बार हिलाया। यह पहला आंदोलन था जिससे ब्रिटिश सरकार काफी प्रभावित हुआ। ब्रिटिश सरकार काफी प्रभावित हुआ। यह आंदोलन जब 1920 में शुरू हुआ था तो भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से यह आंदोलन नहीं रुक रहा था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड से यह आंदोलन जब नहीं रुक रहा था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भारत के वायसराय पद से हटा दिया गया और उन्हें भारत से वापस लंदन बुला लिया गया, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के स्थान पर अगले भारतीय वायसराय बनाकर लॉर्ड रीडिंग को भेजा गया। अगले भारतीय वायसराय बनाकर किसे भेजा गया? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग को भेजा गया। जब लॉर्ड रीडिंग 1921 ईस्वी में भारत के अगले वायसराय बनकर आए तो भारत आने के बाद उन्होंने भारत के वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया, और गांधी जी का आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था। लोग अहिंसा का पालन करते हुए आंदोलन कर रहे थे। तो लॉर्ड रीडिंग के दिमाग में आया ये सब तो अहिंसावादी है, इसको उकसाया जाए। अगर इसको उकसाएंगे, उकसेगा, एक बार में तो नहीं ही उकसेगा। गांधी जी भर दिन अहिंसा 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 करते रहते हैं, तुरंत तो नहीं उकसेगा ही, लेकिन इसको उकसाएंगे। और गांधी जी कितना देर तक आंदोलनकारी के साथ में रहेंगे? कोई एक दो तो आंदोलनकारी था नहीं, हजारों की संख्या में आंदोलनकारी थे। तो लॉर्ड रीडिंग आंदोलनकारियों को उकसाना प्रारंभ किया, और लॉर्ड रीडिंग आंदोलनकारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार, समझिए, अभद्रता का व्यवहार करना शुरू किया। और लॉर्ड रीडिंग की नीतियों ने आंदोलनकारियों को उकसा दिया। आंदोलनकारियों को उकसा दिया, यहां तक कि आंदोलनकारियों के ऊपर गोली तक चलाया जा रहा था, लेकिन आंदोलनकारी उग्र नहीं हो रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना, जब सर के पानी ऊपर से बहने लगे तो कुछ भी हो सकता है। तो रीडिंग ने अपनी नीतियों के तहत आंदोलनकारियों के सर से पानी ऊपर बहाना प्रारंभ कर दिया, और जब आंदोलनकारियों के सर से पानी ऊपर बहने लगा तो अब आंदोलनकारी उग्र हो गए। जैसा रीडिंग चाहते थे वैसा हुआ, और फरवरी 1922 में जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, उन लोगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने गोली चलाया। और असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के ऊपर जब ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने गोली चलाया, इसका बदला लेने के लिए असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी 4-5 फरवरी 1922 4-5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया, और घेर कर उसमें आगजनी कर दिया, घेर कर उसमें आग लगा दिया। और उस समय पुलिस स्टेशन में टोटल 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक दरोगा था, 21 गो हवलदार था। चोरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारी चारों तरफ से घेर लिया, पहले चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद सुनियोजित ढंग से आग लगाया। और तब तक आंदोलनकारी वहां से नहीं हटा जब तक कि पूरा का पूरा वहां का बिल्डिंग खाक नहीं हो गया। आंदोलनकारी घेरा हुआ था, और जब आग लगाया गया तो पुलिसकर्मी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, तो आंदोलनकारी फिर से उसको पकड़ के उसमें डाल दिया करता था। इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना को इतिहास में चोरी चौरा कांड कहा जाता है। और जब चोरी चौरा कांड हुआ था तो हमारे गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बारदोली में यथाशीघ्र बुलाई, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह निर्णय लिया कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, जिस वजह से आंदोलन को समाप्त किया जाए। और अंततः आंदोलन
को समाप्त किया गया और अंततः यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए गए। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए गए। अब इस आंदोलन को जब वापस लिया गया, इस आंदोलन को जब वापस लिया गया तो इसकी काफी तीखी प्रक्रियाएं सामने आई। तो जो भी तीखी प्रक्रियाएं सामने आई उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक बात समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे मोटे आंदोलन हुए, जैसे कि केरल के क्षेत्र में मालावाड़ तट पर मोपला विद्रोह, अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही सदाकत आश्रम का निर्माण बिहार के भीतर हुआ। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र अपना बिहार भी बना था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही इंग्लैंड के राजकुमार वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का 1921 ईस्वी में भारत आगमन हुआ, जिनका पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया, जिनका पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया। ये तमाम प्रकार की घटनाएं असहयोग आंदोलन के दौरान ही घटित हुई है। लेकिन जब आपको चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड को लेकर के आपको कंफ्यूजन रहता है और अलग अलग सोर्स चौरी चौरा कांड के विषय में अलग अलग तिथि बताता है। कुछ सोर्स बताता है 4 फरवरी 1922 को, कुछ सोर्स बताता है 5 फरवरी 1922 को। इसी वजह से हमने 4-5 फरवरी 1922 का जिक्र किया है। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश का परीक्षा दे रहे हैं तो 4 फरवरी 1922 मारना है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो 5 फरवरी 1922 मानना है। 5 फरवरी 1922 मानना है। बिहार के परीक्षा में 5 फरवरी आप मारिएगा। अब जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी 1 फरवरी 1922 गांधी जी 1 फरवरी 1922 को यह घोषणा किए कि असहयोग आंदोलन के दौरान जिस आंदोलनकारी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया है उसे 1 सप्ताह के भीतर रिहा कर दे। और अगर ब्रिटिश सरकार 1 सप्ताह के भीतर रिहा नहीं करती है तो हम बारदोली में एक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। गौर कीजिएगा क्या बोल रहे हैं। 1 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड के ठीक कुछ दिन पहले 1 फरवरी 1922 को गांधी जी बारदोली में रहते हुए यह घोषणा किए कि ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को जो गिरफ्तार किया है उसे 1 सप्ताह के भीतर रिहा कर दे। और अगर 1 सप्ताह के भीतर ब्रिटिश सरकार रिहा नहीं करती है तो हम बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन उसी घोषणा के 2-3 दिन 4 दिन बाद चौरी चौरा कांड हो गया और अंततः गांधी जी को असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। यहां पर 2 बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। पहली बात यह, जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी जी बारदोली में थे। और दूसरी बात यह कि जो बात हम आपको नहीं बताए हैं वह यह है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले जो प्रथम कांग्रेस के प्रमुख नेता थे वह मौलाना मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली अलग है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, दोनों अलग अलग नेता है। समझ गए? तो मोहम्मद अली असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम नेता थे। क्लियर है? असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने समाप्त कर दिया तो इसका विरोध चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया। इसका विरोध करते हुए मोतीलाल नेहरू ने यह कहा कि यह सरासर गलत है। और मोतीलाल नेहरू ने यह भी कहा कि अगर अहिंसा का पालन कन्याकुमारी के किसी एक गांव में नहीं हुआ है तो उसकी सजा हिमालय के लोगों को क्यों दी गई? हिमालय के लोगों को क्यों दी गई? समझिएगा। मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन समाप्त किए जाने की घोषणा का विरोध करते हुए यह कहा
कि अगर अहिंसा का पालन कन्याकुमारी के किसी गांव में नहीं हुआ तो हिमालय के लोगों को सजा क्यों दी गई। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर घटना चौरी चौरा में हुआ है, गोरखपुर के क्षेत्र में हुआ है, तो वहां पर स्पेशली आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, यह नहीं कि पूरे भारत वर्ष में आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। यह कहना था मोतीलाल नेहरू का। दूसरा, गांधी के असहयोग आंदोलन स्थगन का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। सुभाष चंद्र बोस ने विरोध करते हुए अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, उस समय आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है, राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। असहयोग आंदोलन यानी चौरी चौरा कांड के कारण जो गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया, इससे पहले सुभाष चंद्र बोस गांधी के अंधभक्त थे, लेकिन इस घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच इस घटना के बाद ही धीरे धीरे वैचारिक मतभेद होना शुरू हो गया और अंततः बम जाकर के फूटा 1939 ईस्वी में। समझिए 1939 ईस्वी में। क्लियर है? तो ये चीज है, ये दोनों बात आप याद रखेंगे। और जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो इसके तो मुख्य कर्ता धर्ता गांधी ही थे। तो गांधी को चौरी चौरा घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया और गांधी के ऊपर अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में मुकदमा जज ब्रूमफील्ड के नेतृत्व में चलाया गया और ब्रूमफील्ड ने मुकदमा की सुनवाई करते हुए गांधी को आरोपी बताया और गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। गांधी को मार्च 1922 ईस्वी में जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 1924 ईस्वी में 6 वर्ष से पहले ही गांधी को रिहा कर दिया गया। 6 वर्ष से पहले ही गांधी को रिहा कर दिया गया। दूसरी बात, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया तो इसके खिलाफ गांधी, इसके विरोध में गांधी को लेकर निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने लाया। गांधी को लेकर निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने लाया। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा? असहयोग। अच्छा, इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? 1900 किस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ? किस आंदोलन के दौरान? और गांधी के कहने पर कौन कौन वकील वकालत करना छोड़ दिया था? राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किजलू, चक्रवर्ती राज गोपाल। बात क्लियर है इतना? चलिए, इसके बाद जो आपको चौरी चौरा कांड है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ है? 4-5 फरवरी 1900। चौरी चौरा कहां है? उत्तर प्रदेश के। अच्छा, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित हुआ? हाँ, जब गांधी ने, और एक बात बताइएगा, असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण स्थगित हुआ? किस आंदोलन? कौन सा? चौरी चौरा कांड के कारण जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने लाया? निंदा प्रस्ताव। और किसने कहा अगर कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन ना किया हो? मोतीलाल। जब जनता का उत्साह चरम पर हो उस समय आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। किसने कहा है? और किस पुस्तक में? द इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना? द इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना? सुभाष चंद्र बोस की। और असहयोग आंदोलन के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को अहमदाबाद के किस सेशन जज ने 6 वर्ष की सजा सुनाई? ब्रूमफील्ड। किसने सुनाया था? ब्रूमफील्ड ने सुनाया था। यहां तक बात क्लियर हुआ? हो गया ना? चलिए, तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन आपका समाप्त हुआ।